अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है सेक्शन 200 सीआरपीसी से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 200 सीआरपीसी की तरफ जाने से पहले अगर प्रीवियस सेक्शंस को थोड़ा गो थ्रू करें, प्रीवियस चैप्टर्स को थोड़ा गो थ्रू करें, तो एक सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है सेक्शन 4 जो कि डेफिनेशन क्लासेस का था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, ये सब का सब हमें कहाँ मिला, सेक्शन 4 सब क्लासेस के अंदर। और इसको याद करने का तरीका, आसान से आसान तरीका मैंने ये बताया था कि बी से बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है, के से इंक्वायरी आता है, ठीक है, और इसके बाद सी से चार्ज आ जाएगा। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो ए बी सी डी से कनेक्टेड है, तो वो आप उस तरीके से उसको मेमोराइज कर सकते हैं। खैर, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5 जो कि किसके बारे में था, अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। सेक्शन 46 ने ये बताया कि किसी भी शख्स को, किसी भी अक्यूज पर्सन को पुलिस किस तरीके से अरेस्ट करेगी। अगर वो फीमेल लेडी होगी, सेक्शन 52 के तहत उस लेडी को किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। और अगर वो शख्स भाग जाए पुलिस की गिरफ्त से, तो उसको दोबारा से रीटेक करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकती है पुलिस, क्या किसी का इनकाउंटर कर सकती है, नहीं कर सकती। ये सारा कुछ हमें किसने बताया, चैप्टर नंबर 5 ने बताया, चैप्टर नंबर 5 सीआरपीसी। उसके बाद ये जो सीआरपीसी वर्ड कह रहा हूँ, आपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर याद रखना है, सीआरपीसी का टर्म याद नहीं रखना। खैर, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 किस चीज़ के बारे में है, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो चैप्टर है, ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में डील करता है, ये चैप्टर आपका डील करता है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट की ज़रूरत है, सॉरी, कोर्ट को उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो कोर्ट क्या डायरेक्शन देगी, कोर्ट एक जो है रिक्वेस्ट लेटर देगी। रिक्वेस्ट लेटर देने के बाद भी अगर जो है वो पर्टिकुलर अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं देती कोर्ट को, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगी कि जो है वहाँ पर सर्च वारंट इशू करेगी कि वहाँ पर आप देख कर आएँ कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, मौजूद हैं या नहीं है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम कहाँ आए, उसके बाद फिर हम मूव फॉरवर्ड कर गए, कहाँ पे, हम फर्दर मूव फॉरवर्ड कर गए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि था आपका चैप्टर 8 प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के बारे में। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का मतलब ये है कि अमन कायम करना। ऑफेंस होने जा रहा है, ऑफेंस का खदशा है, ऑफेंस का खदशा है, ऑफेंस अभी हुआ नहीं है। जनरली होता ये कि ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के बाद ही एफआईआर होती है। ऑफेंस, कोई शख्स किसी को ये कह दे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जो है बाहर निकलोगे मैं तुम्हें किडनैप कर दूंगा, मैं तुम्हारे ब्रदर सिस्टर के साथ कोई भी अननेचुरल लस्ट करूंगा, XYZ, कोई भी उसको खदशा है कि ये शख्स ऐसा करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसके लिए कोई एफआईआर तो होगी नहीं। तो चैप्टर नंबर 8 ने हमें पर्टिकुलरली ये बताया कि आप प्रिवेंटिव ऑफेंसेस के लिए क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस की तरफ जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स है, मजिस्ट्रेट को आप जो है ये एप्लीकेशन मूव करेंगे, ये केस, ये जो है क्रिमिनल केस दायर करेंगे, किस लिए, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। अब वो उसके अंदर कैटेगरीज बता दी कि नॉर्मली हो तो 106 के अंदर अगर कोई ऑफेंस कर चुका हो और वो कन्विक्टेड पर्सन है तो फिर उसके लिए 107, 108, ठीक है। फिर अगर कोई हैबिचुअल है उसके लिए अलग से एक प्रोविजन मौजूद है। तो ये सारा कुछ हमें बताया चैप्टर नंबर 8 में। उसके बाद फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 14। चैप्टर 14 अभी ही मैं डिस्कस कर रहा था जुडिशियल एस्पिरेंट्स के साथ। तो चैप्टर 14 एक वाहिद ऐसा चैप्टर है जहां से आपका क्रिमिनल ट्रायल का आगाज होता है। यूँ समझे कि चैप्टर 14 154 सीआरपीसी क्या है, 154 सीआरपीसी एक ऐसा प्रोविजन है जहां से आपकी सीआरपीसी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। सीआरपीसी में किस तरीके से एक्चुअल में स्टार्ट होगी, सीआरपीसी इस तरीके से एक्चुअल में स्टार्ट होगी कि वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अब ऑफेंस हो चुका, अब एफआईआर होगी। अब एफआईआर होने के बाद पुलिस क्या क्या करेगी, ये सारा कुछ चैप्टर 14 के अंदर बताएगी। और अगर पुलिस एफआईआर ना काटे, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो कि आपका लॉ गेट का हिस्सा नहीं है। अगर होता तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता। खैर, इसके ऊपर एक अलग से डिटेल लेक्चर मौजूद है, वो इंशाल्लाह जब आप लॉ गेट क्लियर कर लेंगे उसके बाद फिर हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 200 सीआरपीसी की तरफ।
पब्लिक न्यूसेंस भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 200 सीआरपीसी, जो चैप्टर है आपका चैप्टर 16। चैप्टर 16 किस चीज़ के बारे में? अब जो चैप्टर नंबर 16 है ये है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। क्या है? कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। अब 154 कहते हैं जब एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद आप जो है क्या करते हैं, एफआईआर होने के बाद जो एक अक्यूज पर्सन है वो पुलिस कस्टडी से 24 आवर्स के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होता है। मजिस्ट्रेट के सामने जब वो प्रेजेंट होता है, मजिस्ट्रेट उसको जेसी कर देता है, जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये एक अलग प्रैक्टिस है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही तो आप 22 में गए, 22 में जाने के बाद भी अगर फर्स्ट रेमेडी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट में भी जा सकते हैं। डायरेक्ट कंप्लेंट और एफआईआर दोनों के पावर्स इक्वल हैं, दोनों के पावर्स इक्वल हैं। लेकिन डायरेक्ट कंप्लेंट कहाँ फाइल होती है? मजिस्ट्रेट के पास। कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, डायरेक्ट कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास हमने कंप्लेंट करनी है। तो खैर मजिस्ट्रेट के पास अब हमने कंप्लेंट करनी है सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत। अब सेक्शन 200 सीआरपीसी क्या बताना चाह रहा है? सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत अब हम जो है इसको रीड आउट करते हैं। मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कंप्लेंट शल एट वंस एग्जामाइन। अब पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि जो 22 A बी की पिटीशन है वहाँ पर कभी भी एविडेंस नहीं चलते, लेकिन जो कंप्लेंट है यहाँ पर एविडेंस भी चलेंगे। ये पूरा का पूरा एक जो है ट्रायल के शेप में होगा, लेकिन ये क्विक रेमेडी है। क्विक रेमेडी एक 22 A भी क्विक रेमेडी थी, लेकिन ये भी एक क्विक रेमेडी है, लेकिन यहाँ पर एविडेंस भी कॉल होंगे। अपॉन ओथ सब्सटेंस एग्जामिनेशन शल बी रिड्यूस इन टू राइटिंग एंड शल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट। मतलब वैसे ही हो गया जैसे कि आप 154 के तहत एफआईआर करवाते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? 201 सीआरपीसी। 200 सीआरपीसी ने क्या कहा? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। 200 के तहत एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अब ये कंप्लेनेंट जो है उसकी एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी? उसकी एग्जामिनेशन इस तरीके से होगी कि वो साइन भी करेगा, ठीक है। साइन करने के अलावा वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट कंप्लेंट अपॉन ओथ, ओथ भी ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा? शल एडवांस एग्जामाइन द कंप्लेनेंट, शल एडवांस एग्जामाइन कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट को क्या करेगा? मजिस्ट्रेट एग्जामाइन भी करेगा। उसके बाद क्या आ जाता है? 201 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। 201 नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। अब मजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। एक तो 190 सीआरपीसी क्या था? 190 और 192। 190 सब क्लास टू 190 सब 192 जो कि आपका क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में, कि मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है ही नहीं एक केस के लिए, तो वो 190 सब क्लास 2 के तहत किसको ट्रांसफ़र करेगा? या फिर एक मजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं, तो जो आपका जो आपका सेशंस जज है वो क्या करेगा? उससे वो केस ट्रांसफ़र कर देगा किसी और के पास। तो वो तो 190 सब क्लास टू 192 के अंदर हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ और बात कर रहा है। यहाँ पर भी उसी किस्म की एक पावर है। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ केस। मजिस्ट्रेट एक केस के लिए कॉम्पिटेंट है ही नहीं। इफ द complaint has been made in writing to the magistrate who is not competent to the cognizance of the case, he shall return the complaint for presentation of the purpose within the endorsement of that effect। मतलब कि अगर जो एक कंप्लेंट है वो कंप्लेंट दायर करता है, इस्तगासा,
ठीक है, कंप्लेंट उसने दायर की और मजिस्ट्रेट ने देखा कि मैं इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 202 पोस्टपोनमेंट इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, 202 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये बताया एनी कोर्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट ऑफेंस इन विच अथॉरिटी टू कॉग्निजेंस इन विच हैज बीन सेंट अंडर 190। अब 190 की बात आ गई यहाँ पर, किसकी, 190 के तहत वो क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब वो ट्रांसफर हो सकता है। 190 सब क्लास 3 रेफरेंस 191 सब 192 में if it thinks fit by reasons to be recorded postpone मतलब issue of process compelling the attendance of the person against either require into the case direct any inquiry investigation justice of peace by the police officer। ठीक है, उसके बाद थिंग्स फिट फॉर पर्पस ऑफ असरटेनिंग द ट्रुथ फॉल्स फाइल कंप्लेंट, मतलब कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उसको इंक्वायरी भी कर सकती है, इंक्वायरी भी करवा सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है। किस लिए इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवा सकती है, ताकि ये देखा जाए कि ये कंप्लेंट बनती भी है या नहीं बनती। ठीक है, और ये जस्टिस ऑफ पीस के पास क्यों नहीं गया, डायरेक्ट कंप्लेंट इसने किस तरीके से फाइल की है। उसके बाद फिर जो है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट 203, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कब होगी, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट इस तरीके से होगी, द कोर्ट बिफोर होम द कंप्लेंट इज मेड और ट्रांसफर्ड may dismiss the complaint if after considered statement on oath for complainant result of investigation inquiry 202 there is judgment no sufficient ground। वर्ड क्या याद रखना है आपने 203 के अंदर, no sufficient ground। अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसका कोई पर्टिकुलर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनता डायरेक्ट कंप्लेंट का, तो वो क्या करेगा, वो डिसमिस कर सकता है उस कंप्लेंट को। 202 के तहत इशू ऑफ प्रोसेस किया, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया गया कि ये कंप्लेंट बनती ही नहीं थी, फॉल्स थी। ठीक है, तो फिर वो क्या होगी, वो डिसमिस हो सकती है। तो ये हमारा एक चैप्टर था पर्टिकुलर जो कि 200 से स्टार्ट होता है और 203 तक, मतलब कि इस 3 प्रोविजंस के अंदर आपको एक पूरा प्रोसीजर बता दिया गया। ठीक है, आपको इस पूरे के पूरे 3 पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर ये बता दिया गया कि डायरेक्ट कंप्लेन हुई, डायरेक्ट कंप्लेन के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट किस तरीके से होगी। ठीक है, और अगर नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, अगर मजिस्ट्रेट क्या नहीं है, कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं, तो फिर क्या होगा, ये भी हमें इसी पर्टिकुलर 201 प्रोविजन के अंदर बता दिया गया। अच्छा, उसके बाद जी वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। 203 आ गया, 203 एक कंप्लेंट इन द केस ऑफ जिना। अब यहाँ पर 203 ए ने क्या बताया, 203 ए ने कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना का कोई केस है और उसके अंदर डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की गई। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफेंस सेक्शन 5 ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट कंप्लेंट लॉज इन कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, मतलब कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन इस केस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन देखी जाएगी कि क्या इस कोर्ट की कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, क्या कोर्ट इसकी जो है कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता, क्या ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता, फिर ही जो है उसमें आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। 203 इशू ऑफ प्रोसेस, और फिर उसके बाद 203 क्या कहता है, इशू ऑफ प्रोसेस इशू कब किया जाएगा, इफ द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस सफिशिएंट ग्राउंड, फिर क्या आ गया, सफिशिएंट ग्राउंड। और जो है डिसमिसल कब होती है, इशू ऑफ प्रोसेस, ये 202 के तहत था। ठीक है, प्रोसेस इशू जब फर्स्टली किया जाएगा तो फिर उसके अंदर इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी। लेकिन 204 के अंदर क्या कह रहा है कि कोर्ट के ओपिनियन के अंदर कॉग्निजेंस लेनी है किसी भी सफिशिएंट ग्राउंड की प्रोसीडिंग की, और ये अपीयर होता है कि 4th कॉलम 2nd शेड्यूल, जो किसके बारे में, जो कि आपके ऑफेंसेस के बारे में बताता है। समन शुड इशू द फर्स्ट इंस्टांस, मतलब फर्स्ट इंस्टांस पे समन्स इशू होंगे, समन्स इशू हुए फिर उसके बाद जो है अटेंडेंस, अक्यूज़ की अटेंडेंस की जाएगी, मतलब कि अक्यूज़ को प्रेजेंट किया जाएगा। अक्यूज़ नहीं आता फिर बेलेबल वारंट भी इशू किए जा सकते हैं, जिसको BW का नाम दिया जाता है। फॉर काजिंग द अक्यूज ब्रॉड, ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू इफेक्ट द प्रोविजन सेक्शन 90, मतलब सेक्शन जो 90 है उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद 205 मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। 205 बहुत इंपॉर्टेंट है। 205 क्या है, डिस्पेंसिएशन ऑफ
पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज पर्सन। अब जो अक्यूज है उसका आना ज़रूरी नहीं है, अक्यूज का आना नेसेसरी नहीं है। तो कोर्ट ये देखती है अगर इसका आना ज़रूरी नहीं है तो इसके बिहाफ पे इसका वकील भी आ सकता है। अगर ये कोई पर्टिकुलर जॉब करता है तो उसकी जगह पे कोई और भी आ सकता है। इसको कहते हैं डिस्पेंसिएशन ऑफ पर्सनल अटेंडेंस, कि डिस्पेंस विथ किया जाए। डिस्पेंस विथ मतलब वो हाजिरी से माफ़ी कर दी जाए, हर तारीख पे वो नहीं आ सकता किसी भी वजह से, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्पेंस विथ कर दिया जाएगा। इसको जो है यही प्रोविज़न आपको आगे चल के एक दो जगह और भी मिलेगी जो कि अक्यूज़ को राइट देती है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ सीखा, ये हमने फर्स्टली जो ये प्रोविज़न है 205 के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब सेक्शन 200 से स्टार्ट के 205 तक ये 5 प्रोविजंस, कितने प्रोविजंस हैं, 5 प्रोविजंस। इन 5 प्रोविजंस के अंदर से आपके एक या दो सवाल लाजमी आएंगे। लॉ गेट के अंदर सीआरपीसी के मार्क्स की वेटेज कितनी है, 10 मार्क्स की वेटेज है और सिलेबस बड़ा लेंदी है। अब याद किस तरीके से किया जाए, देखें सीआरपीसी के अंदर आप ये सोच के याद हरगिज़ ना करें कि सीआरपीसी के अंदर इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, 15 से 16 चैप्टर्स हैं। अब इन 15 से 16 चैप्टर्स को अगर हम पढ़ने बैठ गए तो जाहिर सी बात है कोई जो है 15-20 दिन लग जाएंगे। देखें अभी टाइम बहुत है आपके पास, अगर टाइम ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में इसलिए पढ़ना है कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना सीआरपीसी के, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिस के अंदर भी काम के, जुडिशरी के अंदर भी काम के, और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपके ये सारे चैप्टर्स काम आने ही आने, चाहे आप जो है खुद से रिसर्च कर लें। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप कह सकेंगे सर ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, फजूल में दे दिया। फजूल में लॉ गेट में इन्होंने क्या दिया है, फजूल में लॉ गेट में आपको एक तो जुरिस्प्रूडेंस डाल दी, ऊपर से आपको जो है इंटरनेशनल लॉ डाल दी, ठीक है, और लीडिंग केसेस डाल दी। ये आप कह सकते हैं कि ये फजूल है। उसके अलावा जितने भी आपके 10 और 20 मार्क्स की वेटेज के हैं, ये सब के सब आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। लीगल एथिक्स तो जाहिर सी बात है, आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं, तो एडवोकेट के कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं टूवर्ड्स क्लाइंट, टूवर्ड्स जो है आपकी कोर्ट, टूवर्ड्स अदर एडवोकेट, ये सब का सब आपको लीगल एथिक्स ने बता दिया ताकि आप लीगल एथिक्स पढ़े लिखे वकील आएँ। ठीक है, लास्ट टाइम एक केस के अंदर मैं अपेयर हुआ, अभी रिसेंट बात है, तो वो केस था 489F जो कि डिसऑनरिंग ऑफ चेक का था। उसके अंदर होता कुछ यूँ है कि जो अपोजिट वकील है वो बहुत ही कोशिश कर रहा था मुझे प्रेशराइज़ करने की, और वो था भी मेरे अब्बू की उम्र का, जाहिर सी बात है। आई थिंक मेरी जितनी मेरी जो है ईयर होगी, मेरी एज जितनी होगी, मेरी एज जितना तो उसका एक्सपीरियंस होगा। अगर मेरी एज 25 है तो उसका 25 प्लस उसका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसके जो है उसके वर्ड्स से पता चल रहा था कि इसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। अब मेरे जितने तो उसके पीछे 3 से 4 जूनियर्स खड़े हुए थे, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तो वो बड़ा प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने उसको पकड़ा कहाँ से, मैंने उसको ये देखा कि ये वो वकील है जो पढ़ा लिखा वकील नहीं है, जिसने 2 साल वाली 2 साल पहले 2 साल होती थी, फिर 3 साल हुई, 2 साल वाली एलएलबी की। 2 साल वाली एलएलबी करने के बाद अब इसको ये पता है प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट क्या है, प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट कर करके प्रैक्टिस से ये जो है बड़ा वकील बन गया। था भी 2 करोड़ के चेक का मामला ना। अब मैंने उसको किस तरीके से काउंटर किया, पहली चीज़ लॉ में खेलना है। जिसके आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स में स्ट्रॉन्ग है वो बेल करवाने आया था, तो हमने रिफ्यूज़ करवानी थी। अब रिफ्यूज़ल ऑफ बेल के ऊपर जितने भी केस लॉज थे, 8 से 9 केस लॉज मैंने सबमिट किए। सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने जो है आर्ग्यूमेंट्स अपने बाय लैंग्वेज में यूज़ किए। बाय लैंग्वेज किस तरीके से, इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स, इंग्लिश एंड उर्दू। सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने जो लॉज सपोर्ट कर रहे थे मेरे आर्ग्यूमेंट्स को, वो लॉज भी प्रेजेंट किए वर्बली भी, ताकि जज साहिबा को ये पता चल सके कि ये पढ़े लिखे वकील हैं। नौजवान जो यूथ आ रही है वो पढ़े लिखे वकील हैं, ये वो वाले वकील नहीं है कि बस फैक्ट्स के ऊपर काम किया, फैक्ट्स जो है मुतमईन करने की जज को कोशिश कर दी, बस ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। वकालत में सब कुछ होता भी है, सब कुछ नहीं भी होता। वकालत एक वाहिद ऐसा शोबा है कि जिसके अंदर हज़ारों लोगों की, या फिर आप कह सकते हैं कि चंद लोगों की, जितने भी लोग आपके पास आते हैं उनकी परेशानियां आप अपने ऊपर लेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको वकालत कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वकालत क्या है, एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आपने किसी को रिप्रेजेंट करना है, किसी के हक़ में बोलना है,
कि ये शख्स जो है अक्यूज़ नहीं है या इसने ये जुर्म नहीं किया है। फिर आपने अगर कंप्लेनेंट साइड बोलना है तो आपने बोलना है कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है, किस तरीके से अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। ये सारी चीज़ें आपको एडवोकेसी के अंदर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो खैर टॉपिक से थोड़ा हट गए थे। अच्छा, अब 200 से लेकर 205 तक क्लियर हो गया आपको। कल हम जो है इससे फॉरवर्ड मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।